Very good morning, dear students. Today we will discuss something. आज हम लोग बात करेंगे कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म के बारे में जो आपके यूपीएससी बीपीएससी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत होगा हमारा इंडियन इकोनॉमी। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली ऐसा मैं ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं दूंगा, एक सिंपल सी मैं ब्रीफ आज इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर अगले क्लासेस से मैं आपको डेप्थ कराते जाऊँगा। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग आज टॉपिक को देख लेते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट को देते हैं, प्लानिंग आया कहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी को पता होना चाहिए प्लानिंग होता क्या है। देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है कि जब हम एक स्ट्रेटेजिकल, जिसको हम लोग रणनीति बोलते हैं, रणनीति जब हम पहले से बनाए रखते हैं किसी भी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए, तो वैसे परिस्थिति में क्या होता है कि जब हमारी प्लानिंग तैयार होती है, जब हम प्री प्लान करते हैं, तो कोई भी एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि हम प्री प्लान के आधार पर चलते हैं, सपोज नाउ यू आर स्टडीइंग एंड टुमारो यू हैव टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन योर एजुकेशन। कल आपको पढ़ाई में कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज को करना है, इन दैट सिनेरियो व्हाट विल यू डू? Today, just you have to make your plan. This plan will be a strategical for you by which you can do as soon as possible to say now you can feel flexibility to do the activities. Clear होगी? तो जिसमें आप बहुत उदारवादिता कर सकते हैं, बहुत आसानी से कोई काम को करने के लिए आप पहले से यदि नीति बना चुके हैं, निर्देश तैयार कर चुके हैं, तो आपको क्या होगा, कोई क्वेश्चन को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली प्लानिंग का यदि हम विचार को देखते हैं तो प्लानिंग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट दुनिया में यदि हम देखते हैं तो इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। दुनिया में प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था, एक ऑन प्रिंसिपल बेस कर सकते हो, यानी सैद्धांतिक दृष्टि जिसको कहते हैं। तो प्रिंसिपल के आधार पर देखते हैं, यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि देखते हैं तो प्लानिंग का विचार सबसे पहले यूएसएसआर से आता है, इज इट ओके? और यही यूएसएसआर से भारत का जो हमारा प्लानिंग कॉन्सेप्ट आई है, ठीक है। तो ये प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में है, यह कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से हमने क्या किया, बोरो किया है। ये भी आप याद रखिएगा कि भारत में जो नियोजन की कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? तो दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन बोरो फ्रॉम यूएसएसआर, यानी जिसको हम सोवियत संघ बोलते थे। लेकिन यदि हम सेकंड टर्म की बात करते हैं तो ऑन प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के आधार पर यदि हम देखें तो दुनिया के सामने जो प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, सॉरी, जो प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट थी, यह कॉन्सेप्ट देने वाला जो था यूएसए था, जी ओके। अब इस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे, तो आप कहेंगे कि जो रसिया में प्लानिंग को स्टार्ट किया गया था, रसिया की जो प्लानिंग थी यह एक रीजनल प्लानिंग था। दूसरे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यह एक रीजनल प्लानिंग था। रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक क्षेत्रीय स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे अंजाम दिया जाए, ऐसे एक्टिविटीज को कर सकते हैं वहां स्टेबल किया गया। और यदि हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, तो जो प्रैक्टिकल थी इसे आप दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि यह एक नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यह एक नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था। तो अब आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन दिमाग में बन रहे होंगे कि किसको सबसे पहले रिकॉग्निशन मिला। तो मायने सी बात है कि जिस इकोनॉमी का उत्थान एक रीजनल आधार पर, क्षेत्र के आधार पर होगा, तो मायने सी बात है क्षेत्रीय हो या क्षेत्रीय के आधार पर हम कह सकते हैं इसकी जो पहचान होगी बहुत न के बराबर होगी, यानी नगण्य होगा। इट मीन टू से लोकल पीपल ही केवल इसके बारे में जाने। लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं तो यह राष्ट्र स्तर पर इसकी स्थापना की गई, और राष्ट्र स्तर पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो रिकॉग्निशन होगा, इसकी जो पहचान होगी, ये मायने की बात है पूरी दुनिया में ये अपना स्थायित्व बनाया होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सफल की बात करते हैं तो सफलता में सबसे पहले मिला भी होगा तो यूएसए होगा। यूएसए क्या किया था, 1970 की बात है, 1917 में इन्होंने एक टेनेसी घाटी, अपने नाम सुना होगा, ठीक है, एक टेनेसी वैली अथॉरिटी को इन्होंने स्थापित किया था। और 1917 की जो इसकी टेनेसी घाटी परियोजना थी, इस परियोजना के आधार पर इन्होंने एक राष्ट्रीय या कह सकते हैं नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो था इन्होंने डेवलप कर दिया।
चूंकि हम सभी को पता होना चाहिए कि जो 1917 की हम बात करते हैं तो 1917 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है। जैसा कि यदि हम भारत में बात करते हैं तो भारत में खासतौर पर हमारा जो बिहार है, ये बिहार में इंडिगो के अगेंस्ट मूवमेंट जो थी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है, जो चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में चल रहे थे। 1917 यदि वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस समय बोल्शेविक रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, इस समय बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो एक्चुअली क्या है कि आप यदि किसी भी टर्म को पढ़ो, किसी भी टॉपिक को आप उठाओ, तो आपको कोशिश करना चाहिए बीइंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट, यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीजों को ध्यान दीजिए कि कभी भी आप इलाबोरेट करके पढ़ने की कोशिश करो, कभी भी आप वन लाइनर में मत देइए और बस आया कि हाँ यूएसए ने टेनेसी घाटी परियोजना 1917 में चालू किया, तो बस आप 1917 में टेनेसी घाटी परियोजना ही दिमाग में मत रखो, बल्कि आप इसको कंसेप्ट डेवलप करो कि और 1917 में ऐसी कौन कौन सी गतिविधि हुई होगी जो वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा फेमस रहा होगा। जैसा कि हम यदि बात करते हैं तो इंडिया की हम यदि बात करते हैं तो इंडिया में आपने देखा होगा कि 1948 में 1948 में हमारे यहाँ दामोदर घाटी परियोजना हुई थी। आई थिंक आपने सुना होगा दामोदर घाटी परियोजना। यह भारत की कह सकते हैं सबसे पुरानी परियोजना है और इस परियोजना के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इंडियन जो हमारा भारत का, इंडिया का जो हमारा प्लानिंग था, यह प्लानिंग यहीं से शुरुआत माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे भारत की प्लानिंग की बात करें या हम कह सकते हैं कि हम अमेरिका की बात करें, ये दोनों जगह जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप की गई है, यह डेवलप एक न एक कहीं न कहीं योजना परियोजना से शुरू किया गया, जो कि इंडिया में दामोदर घाटी परियोजना, जिसको आप दामोदर नदी जो जानते होंगे, जिसे बंगाल का इसे शोक भी कहा जाता है, छोटा नागपुर की पठार से निकलती है, ठीक है। तो ज्यादा मैं इसको डेप्थ में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम अभी आपको बताया कि मैंने एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस क्या होता है जब हम लोग प्लानिंग पढ़ते हैं साहब, ये प्लानिंग का सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य की हमारा प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, मैं एक दूसरे स्लाइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी प्लानिंग, अभी जो हमारे टॉपिक है वो हमारा चल रहा है प्लानिंग। तो इसके बारे में हमें जानना होगा कि प्लानिंग जो होती है, तो प्लानिंग का सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे मान लो आज आपने प्लान तैयार किया, तो आपने भाई साहब जो आज प्लान तैयार किया उसके पीछे कोई तो कोई आपका उद्देश्य होगा। तो सबसे पहला यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, वर्ल्ड की दुनिया कर सकता है, वर्ल्ड की यदि हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो भी अपने प्लान, जैसा कि रशिया भी अपनाया, अमेरिका भी अपनाया, तो इनकी भी एक ऑब्जेक्टिव थी। और सबसे पहला था कि हम कह सकते हैं इकोनॉमिक हमारा जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी आर्थिक जो हमारा वृद्धि होती है, ये आर्थिक वृद्धि को कैसे बनाएं, कैसे स्टेबल करें, which types of action must be taken, क्या उसमें रिफॉर्म करना चाहिए, क्या क्या सरकार के और नीति उसमें आनी चाहिए, और जो हमारे थिंक टैंकर होते हैं, थिंक टैंक होते हैं, उनकी उसमें क्या एक्टिविटी, ये सारी गतिविधियों को हम इन्वॉल्व करें, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है, जो देश की जनता है, जो देश की सरकार है, ये सारे के जो डिपार्टमेंट है, सारे लोगों को अपनी एक्टिविटीज है, उसमें उनकी ग्रोथ करने के लिए हम क्या करेंगे, अनेक प्रकार के हम कदम उठाएंगे, जो एक स्ट्रेटजिकल होना चाहिए, जो एक लिबरल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि टफ हो कि आम जनता उसे नहीं मिले। मायने सी बात है, देखिए देश की जो इकोनॉमी होती है, जो सरकार होती है, वह जनता से चलता है। अब जनता के लिए आप वेलफेयर यदि कंसेप्ट नहीं लाते हो, यदि आप सारा रूल नहीं लाते हो, तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी चलेगी, क्या सरकार चलेगी? इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, साहब याद रखना कि प्लानिंग में हमें ऐसे कॉन्सेप्ट लाई जाती है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम डेवलप करेंगे जहां पर हम कह सकते हैं कि यह हमारी एक स्टेबिलिटी को देगा। दूसरी बात हम यदि करते हैं तो हमारे यहाँ भारत की बात करते हैं, तो अभी जैसा कि हमने मॉर्निंग में आपको अपडेट भी किया है, तो हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, यानी हम कह सकते हैं रिडक्शन इन पॉवर्टी, ठीक है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, यानी जो हमारे यहाँ गरीबी है, गरीबी पे अनेक प्रकार के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए साहब, अनेकों प्रकार की कमेटियां गठित की गई, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ गरीबी समाप्त नहीं हुआ है। तो प्रश्न होता है कि गरीबी ऐसे जो एक सोशल फिनोमेना है, जो सामाजिक बुराई कर सकते हो आप, तो ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरी यदि हम बात करते हैं तो इकोनॉमी हमारा तभी डेवलप होगा जब हम इकोनॉमी को क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मॉडर्न करेंगे। क्लियर हो गए? तो आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी,
यानी हमारी अर्थ जैसे मान लिया जाए एक दशक था जब हमारे देश के एग्रीकल्चर बहुत आराम से हम बैल भैंस ये सारे से हम खेती कर लेते थे। वो हमारा जो जैविक खेती थी उसका हम इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब बात है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ रहा है तो हमें सप्लाई करना होगा, और जब हम सप्लाई नहीं करेंगे तो मतलब है कि इन्फ्लेशन का हम शिकार हो जाएंगे साहब। तो हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करनी होगी, उसमें कुछ फेरबदल करनी होगी। और फेरबदल का मतलब आप कर सकते हो साफ शब्दों में कि हमें यहाँ पर कुछ मॉडर्नाइज करना होगा, कुछ इसमें हमें बदलाव करना होगा। और सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे यहाँ है वह हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, यानी एक्शन बेस को लेकर के हम चलेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के जो हमारे पास अवसर होती है, ये रोजगार के अवसर को हम तलाशेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बहुत, जैसा कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी मोदी जी की सरकार, उसमें हमने देखा कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम लाए गए। अभी भी अनेकों अनेक प्रकार, जैसे आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर के लाई गई। लेकिन बात होता है कि एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो जो जिस तरह से यहाँ की स्टूडेंट्स जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने वो उनकी निर्भरता गवर्नमेंट सर्विस की ओर बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार इससे नाकाम हो चुकी है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर को या आगे बढ़ाओ, जिसमें कम से कम जो लिवलीहुड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का होता है, उसको आप आराम से मेंटेन करा दीजिए। तो हमारे पास एक समस्या होती है कि हम एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास इनकम है उनमें एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है, बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिडक्शन, हम कह सकते हैं रिडक्शन इन इनकम, ध्यान देंगे, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, यानी सबसे बड़ी चुनौती है कि कुछ ऐसे देश की आबादी है जहां पर सोचो कि लगभग 70% जो देश की आबादी है उनके पास मात्र देश का नेशनल इनकम का 30% आता है, और 30% जो आबादी है उनका 70% चला जाता है। तो यह एक अपने आप में कर सकते बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। तो यह सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी गतिविधियों के साथ जब कार्य करते हैं तो इसको बोलते हैं कि दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग के हमारे बहुत उद्देश्य होते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते। अब देखो प्लानिंग जो है भारत में यदि देखा जाए तो प्लानिंग को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। प्लानिंग को कहाँ रखा गया है? कंकरेंट लिस्ट में रखा है। कंकरेंट का मतलब आप जानते ही होंगे, एक ऐसा इंडेक्स या एक ऐसा लिस्ट जिस पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, डिबेट होता है, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कानून होता है उसे ही सर्वोपरि माना जाता है, यानी वैलिड माना जाता है। तो भारत के संविधान में प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमारा कंकरेंट लिस्ट में है। क्योंकि यदि हम इंडिया की बात करते हैं साहब, तो हम प्लानिंग की बात करेंगे तो इंडिया में, अभी मैंने जस्ट बताया था कि इंडिया जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट को जो गौरव किया है, यह कहां से गौरव किया है? ये रसिया से किया है। क्लियर हो गई? भारत में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो थी, यह इतिहास आता है 1934 का, 1934 का आपने नाम सुना होगा। तो 1934, इसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। तो 1934 में प्लान एक किताब आई थी, ठीक है। उस किताब का नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। यह जो किताब थी, यह किताब लिखने वाले जो थे एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है। ये लिखने वाले कौन थे? एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। ये एम विश्वेश्वरैया थे। यह कौन थे? थोड़ा इनके बारे में आप जान लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। एम विश्वेश्वरैया साहब जो थे, एक बालक तो दीवान थे, ठीक है। ये दीवान थे कहाँ के? तो मैसूर राज्य का। मैसूर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अभी मैसूर को हम लोग कर्नाटक के नाम से जानते हैं, कर्नाटका, ठीक है। और ये दीवान थे कहाँ के? तो मैसूर राज्य के क्या होते? ये दीवान थे। दूसरी बात कि ये जो थे एक सिविल इंजीनियर भी थे, सिविल एक इंजीनियर भी थे। यानी यह व्यक्ति उस समय हम कह सकते हैं जब हमारे यहाँ अंग्रेजों की शासन चल रही थी, तो अंग्रेज के शासन में हम कह सकते हैं कि यह उस जमाने के एक अच्छे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। क्योंकि मायने की बात है, दीवान का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, जो कि आपने देखा होगा कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1764 के युद्ध में अंततः जो मुगल थे वो हार गए थे। और उसके बाद 1765 में आपने देखा होगा कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, और उस संधि में जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, उसको हमने दीवान का अधिकार दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने भारत में जो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनकी जो भारत में ट्रेड करने की जो नीति थी,
ये ट्रेड करने की नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाती है और धीरे धीरे वह देश भारत की, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो, उसमें उनका धीरे धीरे पैक्ट जमा शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आओ बढ़ाते हैं, प्रशासन, जहाँ पर एक व्यापार थे अब वो प्रशासन के काम करना शुरू कर देते हैं। तो एम विश्वेश्वरैया जी का जो कॉन्सेप्ट था साहब, ये था इनकी कॉन्सेप्ट कि हम 1 डिके कर सकते हैं दशक में, यानी 10 साल में, ध्यान दीजिएगा 10 साल में इन्होंने कहा था कि देश का जो इनकम होगा, भारत का जो इनकम होगा, नेशनल इनकम होगा, ध्यान दीजिएगा जो भारत का नेशनल इनकम होगा इसको हम डबल कर देंगे, ध्यान दीजिएगा डबल कर देंगे। लेकिन समस्या थी क्या कि इन्होंने जो फोकस किया था यह फोकस इंडस्ट्री पे किया था, ध्यान दीजिएगा इंडस्ट्री पे किया था। अब हम सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री तभी उपलब्ध हो सकता है, इंडस्ट्री तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास अच्छे खासे कह सकते इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारा कैपिटल होगा, हमारे पास एजुकेशन होंगे, तब जाकर के हम एक अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन का उत्थान कर सकते हैं। लेकिन आप सभी ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री में देखा होगा कि 1930 के दशक में एक ग्रेट डिप्रेसिएशन हुआ था, है ना, ग्रेट डिप्रेशन, आपने जिसको हिंदी में बोलते हैं महामंदी। तो 1929 में एक महामंदी आई थी। तो मायने की बात है कि जहां पर महामंदी, जहां पर की जनसंख्या खाने के लिए परेशान है, खाने के लिए ललायित है, पीने के लिए पानी नहीं है, किसी तरह वो अपने लिवलीहुड को चला रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं बल्कि कहिए कि लगभग परसेंटेज वो बेरोजगार है, जिनके पास कोई कर सकते हैं अवसर नहीं है। और वैसे सेंस में आप साहब इंडस्ट्री की बात करते हो, मायने की बात है आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए साहब, और रॉ मटेरियल के लिए किसान चाहिए, और किसान के पास फंडिंग है ही नहीं, कैपिटल है ही नहीं, तो बताओ क्या एग्रीकल्चर होंगे? जब एग्रीकल्चर नहीं हो तो आप कैसे कर सकते हो कि आपकी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। दूसरी बात, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज की सरकार चल रही थी और अंग्रेजों को कहीं न कहीं इनकी जो नीति थी, इनकी जो विचार था, उनको एक अच्छा नहीं लगा, अंग्रेज इसको सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। और अंततः हमने देखा कि इनका प्लान जो विश्वेश्वरैया प्लान था, ध्यान दीजिएगा इनका जो प्लान था वह विश्वेश्वरैया प्लान था। मतलब आपसे एग्जाम में पूछे तो कहिएगा कि भारत में 1934 से जो प्लानिंग शुरुआत हुई थी, उस प्लानिंग का नाम था विश्वेश्वरैया प्लान। अब विश्वेश्वरैया प्लान की स्थापना करने वाले कौन थे? एम विश्वेश्वरैया, जो मैसूर राज्य के कौन थे? दीवान थे और एक सिविल इंजीनियर थे। और अंततः सोचिएगा कि एम विश्वेश्वरैया की विश्वेश्वरैया जो प्लान थी, यह प्लान डिमोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर होता है इसके बाद इन्हीं में से जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसको फिकी प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपने सुना होगा भारत में फिकी का एक सम्मेलन प्रत्येक साल होता है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी उसके सदस्य हैं तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसके बाद फिर फिकी प्रपोजल आती है, वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 1938 में भारत सरकार उस समय जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, और उनकी अध्यक्षता में पंडित नेहरू को एक चेयरमैन बनाया गया। उस समय भारत में नेशनल, याद रखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमीशन या कमेटी कर सकते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी कर सकते हैं, 1938 में निर्माण की गई, जिसके चेयरमैन जो थे वो पंडित नेहरू को बनाया गया। लेकिन इसका देखरेख सच था कि देखरेख करने वाले जो भारतीय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उस समय अध्यक्ष थे यानी सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी देखरेख में सारी कमेटियां काम कर रही थी। तो हम कर सकते हैं ओवरऑल ऐसी एक्टिविटीज थी और हम इस आधार पर कर सकते हैं। फिर हुआ कि 1944 में अंततः आप कर सकते हो बॉम्बे प्लान लाया गया। तो बॉम्बे प्लान जो थी वह बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपति थे और 8 उद्योगपतियों ने ला करके अंततः 1944 में बॉम्बे प्लान लाया, जिसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना था कि हम देश की इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। लेकिन उनका भी कंसेप्ट जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी वो भी कहीं न कहीं इंडस्ट्री को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा दिए। अंग्रेज की सरकार थी, देश के साथ बहुत समस्या है, स्थिति अच्छी नहीं थी, अंततः भी पूर्व फेल हो जाता है। फिर इसके बीच में बहुत सारे प्लान आए, जैसे आपने कांग्रेस प्लान पढ़ा होगा, आपने गांधीयन प्लान भी पढ़ा होगा, और उसके बाद 1945 की बात होती है कि एम एन रॉय जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक पीपल्स प्लान लाया गया और एक कम्युनिस्ट नेता थे। तो एक्चुअली धीरे धीरे जो होता फ्लॉप हो रहा था। लेकिन जो 1950 में 1950 में आपने सुना होगा
तो 1950 में 1950 में भारत में एक नया प्रपोजल लाई गई, नया प्लान का कॉन्सेप्ट लाई गई, जिसका नाम दिया था सर्वोदय प्लान। यह सर्वोदय जो प्लान थी, यह सर्वोदय प्लान बिहार के जयप्रकाश नारायण, जेपी कह सकते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने कॉन्सेप्ट को किया। एक्चुअली हम सभी को पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुई थी, उस आंदोलन से वह ओतप्रोत थे और उसी समय गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और प्रभावित होने के कारण अंत तक उन्होंने इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो उनकी कुछ जो प्रपोजल दी गई थी उनमें से कुछ कह सकते हैं पार्शियल जो कंसेप्ट थी, उस चीज़ों को जो देश के उसमें के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने इसे स्वीकार किया, लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद हम कह सकते हैं देश में प्लानिंग का जो कंसेप्ट आता है, वह कंसेप्ट देश की आज़ादी के बाद हम कह सकते हैं सबसे पहला 15 मार्च 1950 को भारत प्लानिंग कमीशन का गठन हो जाती है। तो उसमें जो गठन हुआ था पीसी मार्लिनोविस की अध्यक्षता में हुआ था, जो ISIN इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में थी, उसके वो एक्चुअली चेयरमैन या कह सकते हो डायरेक्टर थे, तो उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी NDC का। तो ये सारे लेक्चर जो होंगे हम आपको अगले क्लासेस में फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग यही तक करते हैं, तो नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।